ऐसा हुआ कि 3 दिन पहले मैं कुलपति जी के साथ बैठा था और ऐसी बातचीत चल रही थी, तो उसी में ये बात निकली कि यहाँ आके बात करनी चाहिए कुछ इश्यूज़ पर। तो उन्होंने एक विषय सजेस्ट किया, लीडरशिप क्वालिटीज़। मैं भूल गया कि मुझे बोलना है। आज नीरज पाठक ने सुबह फ़ोन किया कि क्या विषय है, तब मुझे याद आया कि आज बोलना है। तो मैंने कहा कोई विषय नहीं रखते हैं, जो मन में आएगा सो कहेंगे। और तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे दिमाग में कोई आइडियाज़ ना आए, तो मैं फालतू चीज़ें पढ़ रहा हूँ। क्योंकि इसका कारण ये है कि दौलत सिंह ये कहते हैं, और ठीक ही कहते होंगे, कि जब से तैयारी करके मैंने बोलना शुरू किया है, मैं बहुत ख़राब बोलता हूँ। और जब मैंने तैयारी किए बगैर बोला है तो उनकी नज़र में अच्छा होगा, मुझे नहीं मालूम क्या बोलता हूँ। तो ये एक किस्म की आय बाएँ साएँ भी हो सकती है। इसीलिए मैंने नीरज से कहा उसका विषय रख दो, इधर की उधर की, काम की बेकाम की, जो होगा सो देखा जाएगा। इस तरह ये बातचीत आज की शुरू होनी है, जो ठीक 4 बजे हम लोग शुरू कर रहे हैं। 1 मिनट, मैंने अलार्म लगता है गलत लगा दिया। 1 मिनट रुकिए, इसको ख़त्म करना है 4:45 पे ना सर? तो मैं टाइम चेंज कर दूँगा उसका। 5 बजे नहीं, बाकी क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है, वो फॉर्मेट ज़्यादा अच्छा है। मिनट। तो ठीक 5 बजे आप लोग आ गए, ये अच्छा किया। इससे मेरा मुझे देख के अच्छा लगा कि समय का पालन आप लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। इसी दिन एक आदमी ने समय का पालन नहीं किया। 30 जनवरी को वो हर शाम को 5 बजे प्रार्थना में जाता था, और ये 1948 की बात है। तब उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल उनसे बातें कर रहे थे। तो बातें करते करते कुछ देर हो गई, तो आभा ने उनको घड़ी दिखाई कि आप लेट हो गए हैं। तो वो तत्काल उठ के लेट गए और कहा कि मुझे लेट जाना बहुत बुरा लगता है। पहली बार, या शायद कुछ अवसर ऐसे रहे होंगे, जब उस आदमी ने जहाँ जाना था वहाँ देर से गया, वरना हमेशा वो समय पर रहते थे। उनके धोती के पास ही एक घड़ी टंगी रहती थी जो देखी जा सकती थी उस समय हमेशा। तो समय का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका समय भी सीमित है और सबका समय सीमित है, और करने को बहुत कुछ है अगर करना कोई चाहे तो अगर समय की पाबंदी नहीं है तो आपका प्लान किया हुआ सब कुछ बिखर जाता है, बिखर सकता है। लेकिन ये सिर्फ घड़ी की समय की पाबंदी नहीं है, हमें इस बात की भी समय की पाबंदी करनी होगी, करनी चाहिए, और करनी बहुत ज़रूरी है कि हम समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितना उत्पादक कर रहे हैं, कितना अपने भले के लिए कर रहे हैं, कितने में हमारे ज़रूरी काम निबट जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो ये बात अक्सर आनी चाहिए दिमाग में कि हम समय को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। और सबके मन में अगर ये भाव हो जाए, गिल्ट का, अपराध बोध, कि मैं आज समय पे नहीं पहुंचा, क्लास में या मीटिंग में या घर पर या कहीं भी,
तो वो अपराध बोध जब बनने लगेगा ना मन में, तब हमें समय की कीमत समझ में आने लगेगी। क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूँ, मनुष्य के पास सीमित समय है जीवन का, और करने को बहुत कुछ है, निजी रूप से भी, परिवार के लिए भी, प्रोफेशन के लिए भी, देश दुनिया की अगर आप सोचें तो उसके लिए भी। आज से करीब 1908 में उसी आदमी ने, जब वो साउथ अफ्रीका गया तो उसने टॉयलेट साफ करने शुरू कर दिए, अपने भी, और अगर कोई दूसरा टॉयलेट का इस्तेमाल करता है तो उसके भी। मैं नहीं समझता हूँ तो फ्लश आया होगा, तब फ्लश नहीं था, पानी डाल के साफ करना पड़ता था। और टॉयलेट साफ करना और हाइजीन इतना ज़रूरी है। हाइजीन को ठीक से समझेंगे तो हाइजीन का पूरा पूरा मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि हाइजीन का क्या मतलब है। कि एक विशेष प्रकार का वातावरण, माहौल आपके इर्द गिर्द बना रहे जिसमें स्वच्छता रहे। तब ये काम कोई नहीं करता था कि टॉयलेट साफ किया जाए। टॉयलेट का साफ करने का काम दूसरे लोगों पे होता था, जिनको उस ज़माने में मेहतर कहते थे, आज सफाई कर्मचारी कहते हैं। और वो भारतीय समाज के सबसे नीचे पायदान पर बैठते थे। उनके साथ सलूक बहुत बुरा होता था, उनकी छाया भी नहीं आपके पास पड़नी चाहिए। साथ बैठ के या मिलना जुलना खाना तो बहुत दूर की बात है। ये भारत की हज़ारों साल की जो जाति व्यवस्था है उसका एक बुरा रूप है। तो उस आदमी ने टॉयलेट साफ करने शुरू किए, और ये बात यहाँ तक पहुँच गई एक बार कि उनकी पत्नी ने मना कर दिया, कस्तूरबा ने, कि मैं दूसरे का टॉयलेट साफ नहीं करूँगी। तो बूढ़े बाबा ने, तब तो बूढ़े नहीं थे, उन्होंने गुस्से में आके उनको घर के बाहर निकाल दिया कि तुम निकल जाओ, अगर टॉयलेट साफ करना है तभी मेरे साथ रहना। ये कुछ हद तक गलत बात थी, जैसा कि अक्सर गांधी जी नहीं करते थे, लेकिन उनका कमिटमेंट इतना ज़्यादा हो गया था टॉयलेट सफाई के लिए कि गांधी जी ने अपनी पत्नी तक को घर के बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। जब वो रोने लगी और कहने लगी किस विदेश में मैं कहाँ किसके पास जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी, तो उनको अपनी गलती एहसास हुई, उनको बुला लिया गया। ये बहुत छोटी बात दिखती है टॉयलेट्स की सफाई। इस पे बहुत से लोगों ने इस पर बात की है, सोचा है, समझा है। तो उसमें कई समाज में, कई देशों में, जैसे जापान की पब्लिक टॉयलेट्स भी बहुत साफ होते हैं। और घरों में तो ये है कि कोई और हिस्सा ब्यूटीफाई करके रखें या न रखें, टॉयलेट्स को ब्यूटीफाई करके रखते हैं। और ये असंभव बात है कि टॉयलेट्स में से बदबू आ जाए, इम्पॉसिबल है करीब करीब। तो एक जगह दुनिया के एक हिस्से में टॉयलेट्स इतने साफ रख सकते हैं। अब हम अपने घरों की ओर नज़र डालें, जहाँ सिर्फ इस कारण से कि कोई और आएगा साफ करना, जबकि साफ करना आजकल बहुत आसान है। आपके पास एक ब्रश बहुत आसानी से मिल सकता है, हार्पिक नाम का एक केमिकल है, अगर इस्तेमाल करना चाहें, न करना चाहें तो रोज़ सफाई करेंगे तो कभी वो गंदा भी नहीं होगा। और बिजली के एग्जॉस्ट पंखे हैं जिससे ख़राब बदबू निकल सकती है, और रोज़ उस पर अगर पोंछा और सफाई हो तो बढ़िया टॉयलेट्स आपके घर में बच सकते हैं। लेकिन आप भी दूसरों के यहाँ जाते हैं, मैं भी घर में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि कितने गंदे टॉयलेट सीट्स होती हैं। ये बात अगर यहीं तक होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये फिर हमारे दिमाग पर आती है और हम हर चीज़ को और सार्वजनिक स्थानों को भी गंदा करने में रुचि लेने लगते हैं। यानी जानबूझ के नहीं, अवचेतन दिमाग में, मस्तिष्क में ये बात भर जाती है कि गंदी है तो कोई बात नहीं। और फिर
अभी एक लंदन के एक स्ट्रीट के कोने का एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर आया हुआ है, जहां वार्निंग नाम का एक बोर्ड लगा हुआ है, वार्निंग, और उस किनारे पर कोने पर भारतीयों ने गुटके चबा चबा के वहाँ थूक रखे और पूरा हिस्सा लाल हो गया है, और पुलिस की वार्निंग छप गई है कि अब कोई पाया गया तो उस पर कितने 500 यूरो का जुर्माना होगा। वहाँ तो जुर्माना हो जाएगा, जबकि ये बात आज से 10 साल पहले तक नहीं थी। जब भी कोई हिंदुस्तानी विदेश जाता था इस बात का ख्याल रखता था कि कहीं कोई पुलिस पकड़ न ले, या कहीं हम कागज़ न फेंक दें, ये न फेंक दें। ये अचानक कैसे हो गया कि सारा देश या समाज अचानक हम गंदगी को बहुत कैजुअली लेने लग गए, इसलिए कि गंदगी स्ट्राइक नहीं करती हमारे दिमाग में। अब मैं वही बात कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है इधर की उधर की, काम की बेकाम की। जब भी मैंने आपके बीच में बात की है, बहुत से जो पुराने साथी हमारे दोस्त लोग बैठे हैं वो जानते हैं कि उनमें से अधिकांश लोग बाहर जाके इसका मजाक उड़ाते हैं। ये खबर मुझे दूसरी सेंस से मिलती है, और कहते हैं कि फालतू की बात थी ना। मैंने कितनी बार छोटे छोटे बच्चों से बात की कि आप देखना सीखो, आप सुनना सीखो, आप सूंघना सीखो, आप स्पर्श करना सीखो। तो कुछ बच्चे तो समझते थे, लेकिन बड़े लोग कभी इस बात को नहीं समझे कि ये जो बात है कि बदबू आ रही है, कैसे हमको स्ट्राइक कैसे करेगी हमारे माइंड पे कि बदबू आ रही है, या बदबू अगर दिख रही है, पिचकारी कहीं पड़ी हुई है तंबाकू की, तो हमें कैसे स्ट्राइक करेगी कि यहाँ गंदगी है, किसी ने थूक दिया है, वगैरह वगैरह। क्योंकि हम असल में हम देखते ही नहीं हैं, हमारे देखने का तरीका बहुत कैजुअल है, और ये सबसे बड़ी सेंस है जो आपको वास्तव में एक बहुत बड़ा अध्येता बना सकती है। सिर्फ देखना, सूक्ष्म रूप से देखना, महीन रूप से देखना, ऐसा देखना जो लगातार आप उसी आदत में आपकी शामिल हो जाए। और जब ये चीज़ें हो जाती हैं, मैं संक्षेप में सारी चीज़ों को ख़त्म करूँगा, जब ये आदत में शामिल हो जाती है और आपका स्वभाव बन जाता है सूक्ष्मता से देखना, गहराई से देखना, बार बार उसी तरह से देखना, फिर अंतर को देखना, और अंतर के बाद उस पर ऑब्जर्वेशन करके सोचना कैसे हो सकता है ठीक। जब ये स्वभाव में बन जाएगा, देखना, सुनना, इसमें एक हमारे मित्र कहते हैं कि जो फिल्म बनाई थी गांधी पर रिचर्ड एटनबरो ने, अंग्रेज़ ने, तो उस अंग्रेज़ की फिल्म में एक दृश्य लोग कहते हैं कि सबसे अच्छा दृश्य है ये। मुझे नहीं लगा, क्योंकि हम लोग तो सिनेमा को देखना जानते नहीं हैं। हम लोग तो सिनेमा में गीत और नाच और मारधाड़ ये हमारे दिमाग पे हावी होता है। तो आर्ट ऑफ सिनेमा क्या है इसको हम देखना नहीं जानते, जैसे हम बहुत सी चीज़ों की कलाओं को नहीं जानते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये मेरे साथ एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। मैं बोलते बोलते कुछ सोच रहा था तो भूल गया हूँ। तो उसमें एक दृश्य है बहुत अच्छा, जिसको लोग कहते हैं कि महान दृश्य है रिचर्ड एटनबरो की उस बड़ी फिल्म का, जिसमें कुछ लोग बोल रहे हैं और गांधी जी चुपचाप बैठे सुन रहे हैं, और वो दृश्य लंबा चलता है जब गांधी जी सुन रहे हैं। तो ये क्या दृश्य, इसको लोगों ने, जो कला समीक्षक है या सिनेमा के जानने वाले, उन्होंने इसको इतना महान दृश्य क्यों बनाया? उन्होंने कहता है कि सुनना बहुत बड़ी बात है, और किसी को ध्यान से सुनना और लगातार उस पर ध्यान केंद्रित रखना, उस व्यक्ति को जो कहना चाह रहा है, ये एक किस्म की आर्ट है और बड़ी बात है। तो देखना, सुनना, मैं बातें वही कह रहा हूँ जो आपसे कई बार कह चुका हूँ, लेकिन आप में से मुझे लगता नहीं कि किसी ने उसको, इसलिए दोबारा कह रहा हूँ, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना,
जो आपकी स्वादेंद्रियां हैं, उनसे जो आप खा रहे हो, भोजन कर रहे हो, उससे ज्ञान ग्रहण करना, चीज़ों को समझना कि आप क्या खा रहे हो। ये सिर्फ 5 चीज़ें हैं, अभी ज़्यादा नहीं है। वैसे तो विज्ञान ने सेंसेस अब बहुत बढ़ा दी हैं, 1 नहीं है, 5 नहीं है, 6, 7, 8, 9 ऐसे बनती जा रही हैं सेंसेस, जो सही है, लेकिन हम इतने पे ही बात कर रहे हैं। बड़ा आदमी जो होता है, जिसको आप कहते हैं कि बहुत बड़ा आदमी है, उसको ध्यान से देखना, वो ये सारी पांचों चीजें करता है। जिस भी बड़े आदमी को आप नाम लेना चाहते हो, मैं गांधी जी पर नहीं कह रहा हूं, सिर्फ जिसको भी आप समझते हैं कि बहुत महान है, ग्रेट है, वो चीजों को ध्यान से देखता है, ध्यान से सुनता है, उसको जहन में भी और मन मस्तिष्क में भी, तीनों चारों जगह उतारता है। उसका एक डेटा बनता है, उसके दिमाग में रोज रोज का, क्षण क्षण का, प्रति पल का डेटा यहाँ बनता है, और वो डेटा से फिर अपना काम करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है। इसलिए वो एक बेहतर विश्लेषक बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, शिक्षक बन सकता है, स्टूडेंट बन सकता है, आदि आदि कुछ भी बन सकता है, अगर ये 5 बेसिक चीज़ें हम कर लें तो हमें जब गंदगी दिखेगी ही नहीं तो हम कैसे साफ करेंगे, और हमें गाली सुनाई नहीं पड़ेगी तो हम कैसे गाली को रोकेंगे, और हमें अपने घर के टॉयलेट की बदबू नहीं आएगी, या रेनॉल्ड्स ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर की बदबू हमें नहीं समझ में आएगी, तो हम उसकी सफाई कैसे कराएंगे। फिर तो यही है कि बार बार कोई आदमी बुलाए उसको और गुस्सा करे कि ये आज भी बदबू आ रही है और कल भी आ रही थी, या ये होता है कि बीच में 5-10 दिन ठीक हो गई, फिर बदबू आने लगी। या अगर 26 जनवरी को बंटने वाला लड्डू का दाना, मोतीचूर का मोती कच्चा रह गया है, तो आपको कैसे पहचान होगी कि कच्चा रह गया है। जिस पर लोग कहते हैं फालतू, ये बुढ़ा जो है ना, ये फालतू बातें करता है, ठीक है ना, कच्चा है तो खा जाओ, बांटना ही तो है। तो कहाँ खाने में कहाँ गड़बड़ है। ये जली रोटी का सवाल नहीं है, ये जले दूध का नहीं है, उसके फाइनेस्ट एलिमेंट जो पॉसिबल है उसको समझने का है। इसलिए एक तो ये चीज हुई, ये गांधी भी करते थे, इसलिए मुझे आज उनकी याद आती है कि वो गांधी जी भी करते थे, और गांधी जी के विरोधी भी हो सकते हैं, होंगे। गांधी ने कोई गलती नहीं की ऐसा मैं भी नहीं मानता हूँ कि गांधी जी ने कभी कोई गलती नहीं की। मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि जो गांधी के विरोधी हैं उनमें बड़े आदमी नहीं है, वो भी मैं नहीं मानता हूँ। ये मनुष्य का और देह धरे का एक दोष है कि बड़े आदमी होंगे, गलतियाँ होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आदमी होते हैं तो गलती करते हैं, कुछ गलतियां उनसे होती हैं, और जो बड़ा आदमी गलती करता है तो बड़ी गलती कर जाता है। लेकिन हम लोग एक और चीज नहीं सोचते हैं कि आज से 78 साल पहले का निर्णय उस 78 साल पहले की परिस्थिति में सोचना शुरू करें। हम आज के लिहाज से किसी पे कमेंट कर देते हैं, आज ऐसा है, ये गड़बड़ी वहां से हुई। 78 बरस पहले क्या था, क्या परिस्थिति थी, उस पर महात्मा तो गांधी जी ने कहा नहीं कि मेरे को महात्मा डिक्लेयर कर दो, वो तो बात चल गई तो चल गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब वो शांति निकेतन गए तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कह दिया कि आप महात्मा हैं, और महात्मा, पहली बार लोगों ने सुना कि गांधी जी को महात्मा कहा, तो महात्मा चल गया, पूरे देश में चल गया। और एक दिन सुभाष चंद्र बोस ने रंगून से रेडियो पे ऐलान कर दिया कि गांधी तो राष्ट्रपिता हैं। अब देखिए, यहीं से 2 चीजें आप उसको पकड़िए। सुभाष बोस और गांधी के विचारों में, काम के तरीकों में अंतर है। एक कहता है कि मेरे लिए सत्य और अहिंसा सबसे बड़ी चीज है, वही मेरा धर्म है, और दूसरा कहता है कि नहीं, चाहे जिस रास्ते से हो, लक्ष्य पे पहुंचना जरूरी है, और वो महत्वपूर्ण चीज है। बस इतना ही अंतर है, कोई खास नहीं। दोनों ही देशभक्त हैं, दोनों ही
देशभक्ति की पराकाष्ठा पर है। अंतर दोनों में है, लेकिन उसी सुभाष बोस ने कह दिया है हिंदुस्तान से जाने के बाद, जब उन्होंने INA बनाई, इंडियन नेशनल आर्मी, तो उससे कह दिया, उसके ऐलान में रेडियो से कहा कि ये राष्ट्रपिता है, तो सबने राष्ट्रपिता का ओहदा, राष्ट्रपिता कोई सरकारी ओहदा थोड़ी है, वो तो जनता ने मान लिया। तो विरोध के बावजूद भी एक दिन क्या हुआ कि एक सभा में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस दोनों गए, तो गांधी उस जमाने के सबसे बड़े नेता थे जनता के बीच के। तो गांधी जी की जय होती थी हर जगह, महात्मा गांधी की जय, और उनके साथ जो भी जाए तो उसको कोई जनता ज़्यादा भाव नहीं देती थी। तो वो गांधी जी गुस्सा हो गए, खड़े हो गए कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस की जय का नारा लगाओ, वो मुझसे कम देशभक्त नहीं है। और दोनों विरोधी थे। विरोधी यानी असहमति जिससे हो उसका सम्मान करना सीखो। अभी कुछ दिनों पहले, हफ्ते पहले, मैं एक इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर राजकमल झा से मिलने गया था। तो वो कुछ थोड़ी 5-10 मिनट देरी होगी। मैं कहा देर हो गई आपको आ जाने में? उन्होंने कहा मैं स्कूल में गया था। मैं कहा चलो ठीक है, आप स्कूल में जाते हो तो हमारी यूनिवर्सिटी में भी आना। तो उन्होंने कहा हाँ आऊँगा, अभी नहीं। तो मैंने कहा क्या बोला आपने स्कूल में? तो उसने कहा मैंने बच्चों से ये कहा कि जो दोस्त, वो मैंने यहाँ भी कहा आपके स्कूल में एक दिन, कि जो दोस्त तुमसे असहमत रहता है और हर बात में हाँ में हाँ नहीं करता है, वो बहुत कीमती है, वो बहुत प्रेशियस फ्रेंडशिप है, उसको मत खोना। तो जो मुंह पर तारीफ होती है ना, श्रद्धेय और आपके चरण स्पर्श कर रहा हूँ, आदरणीय, परम आदरणीय, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो श्रद्धेय कहते कहते बाहर जाके गाली देते हैं, और अच्छी खासी गाली देते हैं। और मैं उनसे कहना नहीं चाहता कि भाई आप यहाँ श्रद्धेय कह रहे हो, वहाँ गाली दे रहे हो। तो गाली देने मतलब हमें अपने, जैसे कि हम सब लोग यूनिवर्सिटी में हैं, यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ख़ास तौर पे शिक्षकों की और स्टूडेंट्स दोनों की, कि आखिर जब हम शिक्षित बनना चाहते हैं तो उसका अर्थ क्या है। भाई अगर डिग्री ही लेनी है तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप जाओ ना, वहाँ से डिग्री वग्री लेके नौकरी करो, लेकिन आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, आनंदित तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, मन प्रसन्न कभी नहीं होगा अगर आप अपना बेस्ट नहीं कर रहे हैं तो। और बेस्ट करने की एक शर्त यह है कि हमेशा जो आपकी राय से के माफिक नहीं है उसकी सुनो और उसकी इज्जत करो, क्योंकि वो इतना साहसी है कि आपकी राय के खिलाफ बोल रहा है। भारत में एक समस्या ये आ गई है कि हमने असहमति के दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए हैं। जो भी असहमत है वो बुरा है, जो भी असहमत है उसको एक्सट्रीम गाली दीजिए देशद्रोह की। ये जो चीज़ शुरू हुई है ना, ये असल में हमारे देश को भी कमज़ोर करेगी, क्योंकि ये देश की, देखिए हर देश की अपनी खासियत है दुनिया में, भारत की एक विशिष्ट खासियत है। भारत में अब जो आपको आचार्य कहा जाता है ना, हिंदी में तो आचार्य कहेंगे ना प्रोफेसर को, अब सिवाय उपाध्याय जी के अलावा एक आध को किसी को पता होना होगा कि भारत में आचार्य की परिभाषा क्या है। भारतीय संस्कृति में उसकी परिभाषा है, हर आदमी आचार्य नहीं हो सकता। सर मुझे ये मालूम है कि जो 3 ग्रंथों का भाष्य कर सके वो आचार्य हो सकता है। भाष्य करना क्या है? भाष्य का मतलब ये है कि जो उस पर टीका कर सके, जो उसकी असहमति में नई चीज खड़ी कर सके। 3 ग्रंथों का भी नाम लिखा है उन्होंने, एक उपनिषद है, गीता है, एक ब्रह्म सूक्त है। ब्रह्म सूक्त, गीता और उपनिषद, इनका जो भाष्य कर सके नई परिस्थिति में, उसको आचार्य कहा जाता है। हर एक को आचार्य नहीं कहा जाता है।
जब शंकराचार्य जी आए तो आचार्य तब कहलाए जब उन्होंने पुरानी वेदों के जो वेदों में लिखा हुआ था उसको नया भाष्य दिया, नई टीका की, नई टिप्पणियां की और उसको स्थापित किया, साबित किया। और ये काम एक बार का नहीं होता है। इसके बाद और आचार्य आए, हमारे यहाँ तो आचार्यों की बड़ी परंपरा है, तो उन्होंने हमेशा नया काम किया, पुरानी चीज़ का नई व्याख्या की, नए ढंग से विश्लेषण किया। ये दुनिया में कहीं नहीं है, किसी धर्म में नहीं है। किसी धर्म में ये नहीं है कि आप बाइबल का या कुरान का या किसी और का आप भाष्य कर सकते हैं। वो ईश निंदा माना जाता है, वो भगवान की निंदा के समान है। भारत में, जो कि भारत तो शुरुआत से ही हिंदू देश रहा है, बाद में और लोग आए जो हमारे ही हैं और हमारे जैसे हैं और हमारे बिल्कुल भाई हैं, बहन हैं, उनको उस बात की छूट है कि उस बात को माने। लेकिन नहीं, सनातन धर्म, देखिए आप जानते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, मैं सनातन धर्म में कोई लौट नहीं रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि आप मानते हैं सनातन धर्म को, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाष्य यानी टीका और नई विवेचना के बगैर आप आचार्य नहीं हो सकते। और ये बात शिक्षकों पर भी लागू है, तभी आप प्रोफेसर कहलाते हो, पीएचडी से नहीं कहलाते। पीएचडी से तो ठीक है, नौकरी में कहलाते हो। आपने स्थापित चीज को कैसे बदल के नई चीज स्थापित की, ये यूनिवर्सिटी की पहचान होनी चाहिए। आपने किसी भी, और ये हर चीज के बारे में संभव है, ये मत कहना कि हमको विषय नहीं मिल रहे हैं। दुनिया में अनंत विषय हैं जो आपके ऐसे हथेली पर रखे हुए हैं, और उन अनंत विषयों को नई परिस्थिति में, नए समय में आप अपने तरीके से परिभाषित करके, व्याख्यायित करके, विवेचना करके, टीका करके, टिप्पणी करके स्थापित करो। आखिरकार पीएचडी तो इसी चीज़ की शुरुआत है। वो तो शुरुआत पीएचडी यही है कि हम ये चीज़ सोचना चाहते हैं, अनुसंधान करना चाहते हैं। और इसी भारत में हम जैसे लोगों को छूट है कि हम किसी धर्म में न माने जाएं। मैं एक बार शायद आपको कह भी चुका हूँ, पता नहीं, कि हमारे यहाँ देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और वो नास्तिकों को भी गुरु हैं। और नास्तिकता सनातन धर्म में एक धारा है, यानी आप ईश्वर के अस्तित्व को मना कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हम नहीं मानते ईश्वर को, ये मान्य है। हमें कोई वो नहीं कह सकता कि ये भगवान का द्रोही है इसलिए इसका गला काट दिया जाए, ये संभव नहीं है। ऐसे हिंदुस्तान में जहां इसके सबके बावजूद और नया हुआ, नए नए तरह के लोग आए, वो अपने साथ नई चीज़ें लाए, उससे हिंदुस्तान और निखरा और पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ और आनंद की नए क्षेत्र बने। इसी हिंदुस्तान में तो पंडित जसराज अल्लाह मेरो नाम गाते हैं कि नहीं गाते हैं? गाते थे अभी कुछ दिनों पहले तक। इसी भारत में मैंने खुद सुना है, नई दिल्ली के नेहरू पार्क में अल्लाह मेरो नाम जब उन्होंने गाया, सब लोग मस्त थे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें इस बात से। और यही बात अबू जफर पाकिस्तान में, मेरी सुध क्यों न ली कन्हाई, वो गाता है, या मुसलमान लोग गा रहे हैं। क्या बिस्मिल्लाह खां का मुकाबला होगा? शहनाई जैसे शादी में बजने वाले वाद्य को उसने क्लासिकल की श्रेणी में पहुंचा दिया, जो सिर्फ शादी ब्याह पे बजता था। ऐसा देश है ये अलग, ये विभिन्न विचारों का बड़ा भारी गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते में आप अपनी जगह तब बनाएंगे जब आप हर चीज़ को खोजेंगे, नई आँख पैदा करेंगे अपने बीच में। तो ये नई आँख जो पैदा होगी वो तब होगी जब आप सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, सुनेंगे नहीं। सिर्फ हम सुनी सुनाई पर विश्वास करते हैं। हमने सुन लिया कि फलाना ने ये किया और हमने मान लिया कि वो सही है, उसका आजकल बहुत
बहुत उसकी मान्यता हो गई है, जिसको व्हाट्सएप कहा जाता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की हम भी कई बार गलत, आजकल तो और मुश्किल हो गई है मेरी, मैं पहचान नहीं पाता हूँ कि एआई से बना है क्या है, तो कई बार मैं भी शेयर कर देता हूँ, बाद में लोग बताते हैं तो एआई का बना हुआ था, तो फिर उसको डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि मेरी समझ उस मामले में, तकनीकी मामले में एकदम शून्य है। तो मुझे जो दिखता है और बार बार दिखने लगता है तो मान लेता हूँ सच है। ये गड़बड़ी हो गई। अब अध्ययन की बहुत आवश्यकता हो गई है, और मूल के अध्ययन की। अध्ययन कौन सा, किस चीज़ का, जो असल है उसका। तो अगर हम नेहरू जी के बारे में कोई राय बना रहे हैं, या किसी और के बारे में, या मोदी जी के बारे में, या सावरकर के बारे में, या गोलवलकर के बारे में, या लोहिया के बारे में, तो सुनी सुनाई पे नहीं, हमें आजकल तो सब उपलब्ध है, बहुत आसानी से आपको मूल चीज़ मिल जाएगी, सब चीज़ें मिल रही हैं। मूल का अध्ययन किए बगैर आप जानोगे ही नहीं, वरना फिर सुनी सुनाई बातें होती रहेंगी। वरना तो हम मानते रहेंगे कि बाइबल में, सुना है कि बाइबल में ऐसा लिखा है, नहीं लिखा है, पहले पढ़ तो लो, अगर लिखा है तो मानना, नहीं तो नहीं मत मानना। सुना है कि कुरान में ये लिखा, अरे भाई नहीं, पहले पढ़ तो लो कुरान को। भारत से ऐसे व्यक्तियों को मैं जानता हूँ जो ईरान में बुलाए गए नंबूदरी पंडित जो होते हैं केरल के, वो बद्रीनाथ धाम के पुजारी होते हैं हमेशा से, सैकड़ों वर्षों से, और वो अपने को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण मानते हैं। उन नंबूदरी पंडितों ने जाके ईरान में कुरान का तर्जुमा किया है, हिंदी में भी संस्कृत में भी। तो वो जो नंबूदरी पंडित है वो देशद्रोही हो गया, क्या हो गया? वो ज्ञान, वही आचार्य है, आचार्य वो है। तो एक ये बातें अपने को जाननी चाहिए। कुछ समय है मेरे पास अभी। तो आज का दिन जो था, अभी 5:17 पर गांधी जी को गोली लग जाएगी, उतने साल पहले 1948 में। जब गांधी जी को, हाँ एक किस्सा मुझे याद आ रहा है इसमें, जब आज का दिन लगता है गांधी जी पी जाएगा। गांधी जी गए गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में बात करने अंग्रेज से आज़ादी के लिए। तो आप सबको मालूम होगा, आपने देखा होगा कि गांधी जी, तब जहाज़ तो चलते, हवाई जहाज़ नहीं चलते थे, पानी के जहाज़ में बैठ के चले गए, उसमें बहुत दिन लगते थे। वहाँ गए तो वहाँ कड़ाके की ठंड, और गांधी तो इस मामले में पागलपन की हद तक सिद्धांतवादी थे कि मैं कपड़े नहीं बदलूंगा, तो लंगोटी और ऊपर एक शॉल और पाँव में चप्पल, आपने वो फोटो देखा भी होगा। और जॉर्ज पंचम जो उस समय का सम्राट था, ये बात है 1938 के आसपास की बात है, जैसा मेरे ख्याल में 31, हाँ ठीक, 1931 में गांधी जी चले गए लंदन, और वहाँ न्योता, वहाँ सभी लोगों को न्योता दिया था राजा ने नहीं, सम्राट ने। राजे वाजे तो ये सब हमारे यहाँ थे, वो तो सम्राट था, 64 देशों का मालिक था। उसने कहा कि इनको भी बुला लो, गांधी भी एक आज़ादी की बात करता रहता है। तो दो लोगों के बयान पढ़ के मुझे बड़ा, मतलब मुझे कुछ होता है भीतर से। एक तो जब गांधी जी गए वहाँ जॉर्ज पंचम के सामने, क्योंकि क्वीन मैरी और जॉर्ज पंचम ने उनको बुलाया था, तो पहले तो चौकीदार जो संतरी खड़ा होता है उसने ही पूछ लिया कि आप ठीक कपड़े तो पहन के आए नहीं हैं। उसने कहा मैं तो समझता हूँ कि ठीक कपड़े हैं मेरे, लेकिन चूंकि इनविटेशन था तो कौन मना करता, तो भीतर लाए गए। तो गांधी जी की जो बातचीत हुई है जॉर्ज पंचम से, वो ज़रूर पढ़िए। मैं पूरा उसको यहाँ कहूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। गांधी जी ने जॉर्ज पंचम, द किंग ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, उससे कह रहे हैं कि मिस्टर गांधी, आपके लोग हमारे अफसरों को मारते हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, या ऐसे कुछ बोला उन्होंने। गांधी जी क्या जवाब, ऐसा हिम्मती साहसी आदमी दुनिया में कौन होगा। गांधी के जवाब पढ़िए
कि मिस्टर जॉर्ज, किंग जॉर्ज, मैं पूरे अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि आपके लोगों ने हमारे देश को लूट लिया है। आपके अफसर हम पर ज्यादती करते हैं और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि आपके साम्राज्य को वहाँ से ख़त्म करें। जो मीटिंग थोड़ी देर चलने वाली थी वो जॉर्ज समझ गया, जॉर्ज फिफ्थ की आदमी है, कुछ ऐसी ढीला है, तो वो जल्दी उसने चाय वाय नहीं हुई फिर जैसी होनी चाहिए थी और बाहर निकल के आ गए। बाहर पत्रकार पैदल चल के आए थे, पैदल ही गए थे, तो बाहर पत्रकारों ने पूछ लिया, मिस्टर गांधी क्या हुआ, आप तो आधे नंगे वहाँ चले गए किंग के सामने। तो गांधी का व्यंग सुनिए कि तुम्हारे सम्राट ने मेरे और अपने दोनों के कपड़े पहन रखे थे, इतने कपड़े थे, तो मुझे क्या जरूरत है। उस गांधी के बारे में लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री, आप इस बात को फर्क को समझना कि लेबर पार्टी का मतलब था वहाँ मजदूरों के हितों की पार्टी, गरीब लोगों की पार्टी। उसका प्रधानमंत्री चर्चिल, वो उस दिन एक बयान देता है या कहीं बोलता है, वो रिकॉर्ड पर आया, अंग्रेजी में है और मुझे याद नहीं है, उसका मतलब मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ कि मेरे को यह कल्पना करके क्या आती है कि एक अधनंगा मामूली से लॉ कॉलेज मिडिल टेम्पल लंदन में पढ़ा हुआ लॉयर जो अपने आप को आज फकीर कहता है, वो दिल्ली के वायसराय भवन की सीढ़ियों पे जब चढ़ के जाएगा और हमारे वायसराय से बराबरी के स्तर पे बात करेगा, ये कल्पना करके मुझे क्या आती है। लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री चर्चिल जिसको अंग्रेज बड़ा महान प्रधानमंत्री मानते हैं, बड़ा तो मानते ही हैं। साहस चाहिए, हमारे अंदर सब में साहस की कमी हो गई है और बहुत बुरी तरह से कमी हो गई है। वही गांधी जिसके बारे में चर्चिल ये कह रहे थे, ये जब भी जाते थे वायसराय से मिलने तो दरियागंज में रहते थे। तो आप लोग दिल्ली के में नहीं रहे हो, मैं रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि दरियागंज से अगर हम पैदल चलेंगे तो राष्ट्रपति, जो आज का राष्ट्रपति भवन है, वही वायसराय हाउस हुआ, वो 12 किलोमीटर है। तो गांधी जी 12 किलोमीटर में पैदल चलते थे, इसलिए कि पैदल भी चलना हो जाएगा और रास्ते में जो इंटरव्यू लेने वाले आते थे उनको इंटरव्यू का टाइम देते थे कि 10 मिनट तुम रहना, 10 मिनट तुम रहना, ऐसे करके टाइम बटे रहते थे और चलते चलते बात करते थे। और वहाँ जा कर के अगर मान लो उनके साथ जो जाता था उनका सहायक, वो उनका भोजन साथ में ले जाता था, एक प्लेट, एक छोटा सी कटोरी में भोजन उनका और एक चम्मच जो टूटी हुई थी जिसको रस्सी से बांध रखा था। वो चाहते तो चम्मच तो नहीं ले ही सकते थे, वो चाहते तो अपना उससे कह सकते थे वायसराय से कि मैं तुम्हारे घर पे खिचड़ी खाऊंगा या दलिया खाऊंगा और बकरी का दूध मुझे दे देना या आम का रस निकाल देना, यही सब चीज़ें खाते थे, बाकी तो है नहीं। लेकिन वो जैसा नहीं, वो एक तो बदलते नहीं थे, दूसरा जानबूझ के ऐसा करते थे वायसराय को दिखाने के लिए कि मेरी चम्मच टूटी है, रस्सी से बंधी है, मैं मामूली खाना खा रहा हूँ, तू इस बड़े विशाल भवन में रह रहा है और मैं तुझको इस हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा। ये क्या है? ये भारतीयता है। भारत में ऋषियों ने, मुनियों ने, साधुओं ने, पैगंबरों ने, तमाम फकीरों ने, इन्होंने मिलकर के ये हिम्मत समाज को दी कि हम हिम्मत से अपनी बात को कह पाएं, लड़ पाएं। ये गांधी का दुनिया में और कोई योगदान हो या ना हो, सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूँ पूरी दुनिया के लिए कि उसने सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट दिया। यानी हम अकेले हैं तो क्या हुआ, अकेले ही खड़े रहेंगे, मारो पीटो, भूख हड़ताल कर देंगे, जेल में डालो, हो जाएगा। इस देखिए
बहुत लोगों ने कुर्बानी की, इसमें कोई शक नहीं है, और उनकी वजह से भी आज़ादी आई। भगत सिंह की कुर्बानी कम नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद की कम नहीं है, खुदीराम बोस की कम नहीं है। और काला पानी यानी अंडमान की जो सेलुलर जेल है उसमें जो 750 बंद थे, जिसमें से अधिकांश पंजाब या बंगाल के लोग थे, अधिकांश, उनकी कम नहीं है। लेकिन 1857 से 1947 तक 90 साल की लड़ाई और खिंच सकती थी, 20 साल, अगर गांधी आकर के देश की जनता को उस लड़ाई में शामिल नहीं करते। वरना कुछ राजा, कुछ रानियां, कुछ नवाब, उनकी कुछ फौजें वो लड़ती थी, उनके हाथ में तलवारें थी, अंग्रेज़ के हाथ में बारूद था बंदूक का, उसका जीतना तय था, क्योंकि तलवार और बारूद का कोई मुकाबला नहीं है। वो जानता था, गांधी को पता था। उसने कहा, अपने एक अंग्रेज़ पत्रकार को कहा, उन्होंने कहा कि आपकी ये अहिंसक लड़ाई कैसे सफल होगी? तो उसने कहा कि बताओ हिंसक कैसे हो जाएगी? कह रहे हिंसक में तो अंग्रेज मार दिए जाएंगे। तो गांधी जी ने बताया कि कितनी बंदूकें अंग्रेज की फौज के पास हैं, कितने सैनिक हैं, कितनी तोपें हैं, और पूरे हिंदुस्तान में उनके मुकाबले के लिए क्या है, सिवाय कुछ जंग लगी तलवारों या तलवारों के कुछ है नहीं। पूरा कैलकुलेशन था उस आदमी के पास। लेकिन इस कारण से नहीं, एक लंबी सोच के कारण उसने भारत के हर व्यक्ति को, नागरिक के हाथ में सत्याग्रह का औजार दे दिया। मैं समझता हूँ सर, जब 5:17 हो तो आज 1 मिनट हमें उनकी याद में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि भारत माता के वे महान सपूत थे, इसमें कोई विवाद नहीं है। अब वो भी विवाद नहीं करते जो उनसे असहमत हैं। मैं यहाँ क्यों खड़ा हुआ मुझे मालूम नहीं। मेरा दुर्गुण है कि मैं बात को संक्षेप में नहीं समझा सकता हूँ, और जो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं वो थोड़े समय में बहुत कुछ समझा देते हैं, तो वो मेरे बस का नहीं है। और मेरे पास 5 मिनट बचे हैं। 5 मिनट में मैं सिर्फ आखिरी 5 मिनट में ये बात कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग बड़ी मेहनत कर रहे हो, मुझे मालूम है। आपने नेक भी ले लिया, आपने ये ले लिया, आपने वो ले लिया, और ये बड़ा विपरीत परिस्थितियों में लिया है, ये बात मुझे पता है। अगर हम दूसरे तरह की यूनिवर्सिटी होते तो ये बहुत आसान होता हमारे लिए, हम A++ भी बहुत आराम से ले सकते थे। हम जूझ रहे हैं हर वक्त, और इसलिए जूझ रहे हैं कि हम टिके हुए हैं। ये किसी कॉरपोरेट का पैसा नहीं है। अगर कभी सर परमिट करेंगे तो मैं किसी दिन वो पूरी कहानी सुनाऊंगा कि कैसे इसकी स्थापना हुई। ये 5,000 रुपये से बना हुआ संस्थान है, इसमें किसी कॉरपोरेट से का पैसा नहीं आया। ये उधार मांग के बनाया हुआ संस्थान है, और चुकाते रहना, मांगो और चुकाओ, मांगो और चुकाओ। इसमें आप सब ने मेहनत की है तब ये टिका है। लेकिन आगे आने वाला समय इस टिकाऊपन को बरकरार रखने के लिए और अच्छा करने के लिए, देखिए जितनी स्ट्रगल से आप और अच्छा करेंगे, आपके उस अच्छेपन को फिर कोई रोक नहीं पाएगा। हमें मालूम है कि हमारे पास धन्ना सेठों का सपोर्ट नहीं है और सरकारों का भी नहीं है। सही बात तो ये है कि सरकारों का सपोर्ट भी नहीं है, लेकिन तो क्या हुआ, हमारे पास वे नीतियां हैं, वे संविधान हमारे साथ है, कानून हमारे साथ है, इसी सरकार की बनाई नीतियां हमारे साथ हैं, उन नीतियों पर हम चल रहे हैं। हम कोई विद्रोह की यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे हैं। इसलिए मैं लौट के वहाँ आना चाहता हूँ कि आप अनुसंधान की, विज्ञान की, शोध की, भाष्य की, नए किस्म की विवेचना की यूनिवर्सिटी बनाएं, जो कि बहुत आवश्यक होगी आगे चल करके। मैं जरूर चाहता हूं कि आप में से कई लोग जो सवाल मन में आए
वो मुझसे पूछें, क्योंकि बार बार तो मैं यहाँ खड़ा होने वाला नहीं हूँ। आज भी शायद 2.5-3 साल बाद आया होऊंगा, ये मुझे नहीं मालूम है, मुझे मालूम भी नहीं। तो आप अगर सवाल पूछेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये कार्यक्रम भी वैसे 5:20 पे ख़त्म होना चाहिए, ज़्यादा समय है नहीं, ठीक 45 मिनट अब हो रहे हैं। तो अगर सवाल पूछेंगे तो अच्छा है, नहीं तो मैं इधर की उधर की, काम की बेकाम की बोलने में तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं वो बहुत सी चीज़ें बोलता रहूँगा। इतना काफ़ी है। थैंक यू। अब आप चाहें तो आ सकते हैं। और मीटिंग ऑफ माइंड्स उसके बारे में बता सकते हैं। मुझे कम मालूम है इसके बारे में, आपको ज़्यादा मालूम है। नहीं, यहीं से आ जाओ। सवाल के लिए हाँ जरूर, तब तक तुम बताओ। आपके ज़्यादातर सवाल तो वैसे वीसी सर जवाब देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी अब है नहीं। रंजीत पूछना चाहते हैं शायद। नहीं मैं कर दूँ, कोई बात नहीं, मैं कर दूँ। नहीं तो क्या दिक्कत है ना, हाँ तो सीनियर लोगों में से हो। आपने बंद कर दिया, फिर से दबाओ। बस चालू है, चालू। हेलो, मैं ये जानना चाहता हूँ गूगल और एआई में कितने % कंटेंट सही है? ठीक है, वो बता देंगे दौलत ठीक है सर, ओके सर। के लिए दौलत पर है। नहीं, कितने % सही है? हाँ, प्रश्न बहुत अच्छा है। क्या पूछा इनका पूछना है। AI में क्या फर्क है? नहीं, ये पूछ रहे हैं, आपने अभी कहा ना कि उससे जो इंटरनेट पे व्हाट्सएप के बारे में, तो कह रहे हैं कि इनको कंफ्यूजन होगा कि गूगल पे और एआई पे जो कंटेंट आता है वो कितना % सही लगता है। आप ही जानो, मैं नहीं ये जानता। पूछना चाहते हैं ना? हाँ, कितना % सही है content? ये बताएंगे, मैं नहीं जानता। कोई बता सकता है? नहीं बता दो ना, कि पूछ रहे हैं तो बता देना चाहिए। नहीं भाई, वो किसी को भी नहीं पता होगा मेरे ख्याल से, ये आप ही को शोध करना पड़ेगा। वो जो सर कह रहे थे ना कि आपको एक्चुअल में ओरिजिनल कंटेंट पे जाके पता करना पड़ेगा, किसी को नहीं पता है। साइटेशन पे जाना पड़ेगा। साइटेशन पे जाएंगे, हो सकता है वो भी फेक साइटेशन हो, मतलब आपको मूल पे जाना पड़ेगा। AI भी गलत हो सकता है। हाँ, हो गई। कोशिश करिए कि लाइब्रेरीज में किताबें भरी होती है ना, इसीलिए होती हैं कि आप सही चीज़ को पढ़िए। पुस्तक का कोई विकल्प नहीं है अभी। कोई और आप पूछना चाहते हैं, प्लीज। हाँ, व्हाई नॉट। वेरी गुड। वेरी गुड। नमस्ते सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि एज अ स्टूडेंट एंड एज द यूथ ऑफ दिस कंट्री, क्या ऐसा कोई एक क्वालिटी है जो मैं गांधी जी से ले सकता हूँ? कोई एक क्वालिटी जो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, जो एक देश के युवा को या फिर एक स्टूडेंट को लेना चाहिए? टाइम, समय। बाकी तो आपको बता ही दिया। अगर एक पूछना होगा तो समय, मेरी दृष्टि। मैं खुद ही उसका बंधक बन गया हूँ आजकल। पूछोगे नहीं क्यों? समय क्यों? नहीं, तो समझ उसको बात, वो बात दूसरी कर रहे हैं। You asked? सर थोड़ा इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा मेरे लिए, कि आप कहना क्या चाह रहे हैं समय से? लेकिन आपका समय के तात्पर्य क्या कई है? पहलू हैं, समय के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। यही नहीं है कि आप पाबंद रहें, ये भी आवश्यक है कि आप समय को पहचानें। उस समय को पहचाने कि कैसा समय आया है। अब आइए, समय माने कालखंड, यानी टाइम पीरियड, इसको पहचाने और इसमें अपनी ड्यूटी को तय करें कि मेरी ड्यूटी क्या है। दो उसके मतलब हो गए। मतलब प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं आप? प्रायोरिटी भी है उसमें, समय का मतलब प्रायोरिटी भी है। उसका मतलब है आप अपना टाइम भी मैनेज करें, मैनेजमेंट करना सीखें, आप उसको बेस्ट पॉसिबल वे में उसको मैनेज करें। बहुत से मतलब हैं। आप मुझसे अलग से मिलना तो फिर अलग से नहीं, मजाक नहीं, अलग से मिलना तो लंबी बातचीत हो जाएगी इस पर कि समय का माने क्या हुआ। जी धन्यवाद।
नमस्ते सर। मैडम मैं तो सर बिना माइक के भी बोल बचा के मुझे। नमस्ते सर। वैसे तो गांधी जी की विचारधारा को मैं भी मानती हूँ। अभी आप ही ने एक प्रसंग बताया कि जब मेला साफ करने के लिए गांधी जी ने खुद भी प्रयास किया, करना भी चाहिए, अच्छी बात है, और अच्छी नहीं मतलब अपनाना ही चाहिए सभी को, हमारी मॉरल ड्यूटी भी है। पर क्या ये सही था कि उन्होंने कस्तूरबा जी को पीटा कि नहीं तुम भी करो? वो बहुत क्योंकि मैं आप ही की बात से 78 साल पीछे जाती हूँ, तब भी तो महारानी लक्ष्मीबाई थी जो देश के लिए लड़ी या जिसने जनता के लिए सोचा, तो कस्तूरबा इतनी कमजोर तो नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। गांधी जी ने वो काम बहुत गलत किया, और कस्तूरबा जी कस्तूरबा जी का जो चरित्र है ना, जो व्यक्तित्व है, वो धीरे धीरे बाद में गांधी जी के संपर्क में ही बना, और वो गांधी जी जो थे उसमें कस्तूरबा का बहुत बड़ा योगदान था। और आज़ादी के लिए कस्तूरबा जितना लड़ी हैं, गांधी जी से कम नहीं लड़ी हैं, क्योंकि वो तो पीछे पीछे जेल चली जाती थी, साथ ही रहती थी। तो वो आपका कहना, मैंने खुद ही कहा ना कि हर बड़ा आदमी गलतियां भी करता है, तो ये गलतियों में से शामिल है एक क्योंकि चीज। सर वो अहिंसावादी थे ना, इसलिए। नहीं, लेकिन ये बहुत डिबेटेबल पॉइंट है कि पीटा। हाँ। नहीं पीटा आपने नहीं बोला, मैं सुन नहीं मैंने पाया। कहा पीटा। नहीं पीटा नहीं है, ये गलत है कहना कि पीटा। जो सही बात ये है, क्योंकि देखिए उस समय साउथ अफ्रीका में वो गलत है, जिसने भी कहा है आपसे, साउथ अफ्रीका में कई एक किताब में लिखा हुआ है, कई और पूरी किताब- तरह एक ही में उसमें झूठ लिखा है पूरा। नहीं तो बहुत लोगों ने कंडेम ना 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 ना, उन्होंने खुद भी लिखा है। देखो एक बात तो आप मान लो कि गांधी की लाइफ बहुत ट्रांसपेरेंट थी। अगर उन्होंने कुछ किया है तो उसको लिख देते थे। मैं ऐसे किस्से जानता हूं जो आपको नहीं मालूम है, लेकिन गांधी जी ने लिख रखे हैं। उनका किससे रोमांस हुआ ये भी लिखा हुआ है, और बाद में हुआ विवाह के बाद। मतलब उसको रोमांस मानो या न मानो अलग बात है, लेकिन अट्रैक्शन हुआ स्त्री के लिए, और लिख दिया उन्होंने, और सब लोगों को बता दिया। यानी कुछ कस्तूरबा को भी बता दिया, राजा गोपालाचारी को भी बता दिया, और इन लोगों को बता दिया। तो खुद भी लिख दिया। ट्रांसपेरेंट तो बहुत था, मतलब उसमें सच्चाई में कोई कमी नहीं थी। तो वो मारा नहीं, उनको ले जाके हाथ पकड़ के बाहर खड़ा कर दिया कि निकल जाओ यहाँ से। लेकिन ये गलत था, नो डाउट। कौन? जैन संजय? ये एआई के हैं एक्चुअली। ये आई क्या है? नहीं सर, मैं चूंकि पुराना इतिहास हमने देखा नहीं है, केवल सुना है आप जैसे वरिष्ठ लोगों से, तो चूंकि गांधी जी की बात चल रही है तो थोड़ा मेरा ये असमंजस रहता है कि ब्रिटिशों ने भारत पर शासन किया और ब्रिटिश सेना में बहुत सारे भारतीय रहे और वो भारतीयों का ही दमन कर रहे थे। तो गांधी जी से सभी लोग इन्फ्लुएंस होते थे, तो गांधी जी ने ये प्रयास क्यों नहीं किया कि जो सैनिक है इंडियन है ये ब्रिटिश का साथ ना दें और अपने देश का साथ दें? बहुत जल्दी हो सकता था कि ये जो सत्ता थी ब्रिटिश की वो चली जाती। कि इसमें मैं आपका विचार जानना। देखिए, एक तो ये बात, गांधी जी बहुत अचानक कोई महान आदमी नहीं बन गए थे। एक बात तो सुनिए, वो धीरे 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 उनके विचारों में परिवर्तन होता रहता था। वो समय भी था जब गांधी जी ने अंग्रेजों के पक्ष में वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए हिंदुस्तानियों को सैनिक के रूप में भर्ती करवाया कि अंग्रेज के समर्थन में हमें लड़ना है वर्ल्ड वॉर। वो भी टाइम था। लेकिन जैसा कि वो कहते भी थे कि मैं रोज़ सोचता हूँ, यही एक, इससे हम बात को ख़त्म करें आज। गांधी जी रोज़ हर चीज़ पे सोचते थे, कहाँ गलती होगी, क्या गड़बड़ी है, आगे क्या करना है। जिस समय की बात ये बच्चा कर रहा था ना, उस समय पर नज़र रखते थे। तो उन्होंने धीरे धीरे करके अपने विचारों को लगातार बदला है, जिसको लोग कहते हैं कि गांधी जी में कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत थे। वो कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं थे, वो लगातार सोचने के कारण उनमें बदलाव आते हैं विचारों में, और बदलावों को लिखते हैं। तो एक बार तो किसी ने पूछ ही लिया कि भाई आप कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो, तो उन्होंने कहा कि जो बाद में कहूँ वो सच है पहले वाला नहीं मानना। इसका मतलब यह है कि पहले जो किया था उस पर उन्होंने डेवलपमेंट किया और सोचा और आगे बढ़े। लेकिन ये हम सबको करना चाहिए। हम इस जंगम
जंगम नहीं रह सकते। हम डायनेमिक ह्यूमंस हैं। तो डायनेमिक ह्यूमन का काम ये नहीं है कि जो एक बार मन बना ले वही बना के रह जाएगा, उसको रोज सोचना होगा और तब्दीली करनी होगी टाइम के अनुसार। तो ये टाइम के अनुसार उन्होंने भी किया। तो ऐसा ये मत मानिए कि सारी चीज़ें सही थी, धीरे धीरे वो बदलते गए। हाँ, कुछ बात आई। अच्छा, ये राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आज, ये राजनीति की बात नहीं है, ये असल में समाज नीति की बात है। मैं राजनीति की बात करता होता तो भाषा दूसरी होती। जी नमस्कार सर, मैं अमोल मुटाटकर। सर, संजय जैन सर ने जो भी क्वेश्चन किया कि उन्होंने बोला कि ब्रिटिश आर्मी में इंडियन लोग क्यों काम कर रहे थे, तो क्योंकि उस ज़माने में जो हमारे यहाँ था, हमारे यहाँ तो राजतंत्र था, ज़्यादातर रियासतें थी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि एम्प्लॉयमेंट और थे नहीं, क्योंकि ब्रिटिश शासन था तो एम्प्लॉयमेंट तो वही जनरेट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये था कि हम लोग खराब में से जो थोड़ा बेहतर था उसको चुन रहे थे, क्योंकि राजतंत्र में भी लोगों की स्थिति कोई बहुत अच्छी तो रही नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे भी अपने उनके प्रॉब्लम्स थे। इसीलिए तो हम गांधी जी और नेहरू जी और इन लोगों ने, हमको जब आज़ादी मिली तो सबसे पहले उन्होंने लोकतंत्र की तरफ हम लोग गए, जिससे आम आदमी का शासन हो और आम आदमी जो है वो अच्छे ढंग से काम कर पाए। तो मुझे लगता है वो शायद मजबूरी रही होगी लोगों की, कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। और गांधी जी को भी लगा होगा कि ठीक है, रोजी रोटी कमाना भी तो ज़रूरी है। तो क्या आपको भी यही लगता है? नहीं, मुझे ये नहीं लगता है। मुझे ये नहीं लगता है। ये गांधी जी एक बात पर हमेशा टिके रहे, जो उनके बारे में जो कंसिस्टेंट चीज़ थी कि वो सबसे पहले भारत को आज़ाद देखना चाहते थे, और इसी कारण से उनसे कई लोगों के मतभेद हुए और वो कंप्लीट आज़ादी चाहते थे। लेकिन बाद में, मतलब शुरू में कहते थे होम रूल हो, डोमिनियन स्टेटस हो, इस तरह की बातें शुरू में होती थी, क्योंकि ये मान के चलना कि उस ज़माने का जो आज़ादी की लड़ाई का मंच था कांग्रेस पार्टी, जिसको कांग्रेस पार्टी तो बाद में बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये फोरम था, एक मंच था। ये मंच पहले अंग्रेज़ी बोलने वाले, सूट बूट पहनने वाले, टाई वाले लोगों का क्लब था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज़ादी की बात नहीं करते थे। ये चाहते थे कि थोड़ी बहुत इज्जत हमें मिल जाए। वो क्लब से निकाल के ये गांधी 1917 में पहली बार जब चंपारण गया है, आप उस चंपारण की कहानी पढ़ो। आज मेरी नज़र में वो एक कहानी आई बतख मियाँ की। नीले जो नील की खेती करते थे ना अंग्रेज़, उन्होंने कहा गांधी तुम आओ, हमारे साथ डिनर करो। उन्होंने कहा मैं तो दूध पीता हूँ, कहने दूध पिला देंगे। तो गांधी चले गए, डरते तो थे ही नहीं, वहाँ चले गए। तो उस नील की खेती करने वाले अंग्रेज़ों ने, जिनको निलहा बोलते थे बिहार में, उसने दूध में जहर मिला दिया कि आज ही इसका काम तमाम हो जाए, ये हमारे खिलाफ यहाँ कुछ करने आया है। उसका जो रसोइया था उसका नाम था बतख मियाँ। बतख मियाँ ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथ में गए थे उस अंग्रेज़ के यहाँ, उनकी कोठियाँ होती थी, आज भी हैं बिहार में वो कोठियाँ। उसने राजेंद्र प्रसाद को इशारे में कहा कि दूध नहीं पीना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वो दूध गिलास में हाथ में लेकर के अपने पास रख लिया, कहना मत पीजिए इसको, वरना आपको पता है उसी दिन गांधी जी तय हो गए होते, मर गए होते, क्योंकि जहर दे रखा था। मैं क्यों ये बात को कहता हूँ कि मैं फिर भूल गया। वही बात थी कि क्यों लोग आर्मी में काम करते थे, ब्रिटिश आर्मी में। तो वो ये कह रहे थे कि इसलिए करते थे क्योंकि कोई और एम्प्लॉयमेंट नहीं था। नहीं, एम्प्लॉयमेंट तो खैर जो था सो था, लेकिन तब आम तौर पे हिंदुस्तानियों का अंग्रेज़ की फ़ौज में भर्ती बुरी बात नहीं मानी जाती थी। और हमारे गाँव में से कई, मुझे मालूम है, हमारे गाँव से कई लोग भर्ती होते थे और वर्ल्ड वॉर में जाते थे और मर जाते थे, वहाँ पर लड़ाई लड़ते थे। आप जाके इंडिया गेट में देखो ना, नाम कितने लिखे हुए हैं, वो सब वही हिंदुस्तानियों के नाम लिखे हुए पत्रों पर जो फौज में भर्ती हुए मारे गए। तो तब ये एम्प्लॉयमेंट का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो कितना दिया होगा, 50,000 लोग। उस समय आबादी क्या थी,
पहली सेंसस देश में 1861 में हुई है, तब आबादी 24 करोड़ थी। उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, तब कितनी थी? तब मुश्किल से 32 करोड़ थी, 34 करोड़ थी, जिसमें से पाकिस्तान बन गया और ईस्ट पाकिस्तान बन गया जो आज बांग्लादेश है। मुझे नहीं लगता कि रोज़गार बहुत बड़ा इशू था, राजनीतिक इशू ज़्यादा था हमारे ख्याल से। दूसरी बात कि हम गुलाम थे, अंग्रेज ने कई बार ज़बरदस्ती भर्तियाँ की हैं फौज में, पकड़ के ले जाते थे और भर्ती फौज में कर देते थे, जाओ जहाँ पानी के जहाज पे बिठा दिया, चले जाओ, वो लड़ो, बंदूक हाथ में दे दी, लड़ना ही पड़ेगा आपको। तो ये भी होता था, ऐसा नहीं कि सब मर्जी से ही फौज में जाते थे। तीसरी बात, गांव में इतनी गरीबी थी कि साधन नहीं था जिंदा रहने तक का, तो एक एक आदमी की ज़िंदगी पे होता था कि ये किसी तरह जिंदा रह जाए। खुद हमारे गांव में 1940 में अकाल पड़ा, गांव में नहीं पूरे इलाके में, सिंचाई तो होती नहीं थी, सूखे बरसात की उस पर खेती जो हो गई सो हो गई, अकाल पड़ गया, लगातार 2 साल पानी नहीं बरसा, खाने को नहीं था। मैसिव माइग्रेशन हुआ है चंबल से, ग्वालियर, चंबल से, भिंड, मुरैना से मैसिव माइग्रेशन हुआ है, अहमदाबाद, कलकत्ता और दिल्ली। एक मजदूर के रूप में लोगों ने काम किया, जिसमें मेरे पिताजी भी थे। तो ये गरीबी भी थी उसमें, तो बहुत से कारण थे। हर चीज़ को हम लोग सिंप्लीफाई करके देखना नहीं करना चाहिए। उधर है कोई? अच्छा, मुझे मालूम नहीं कि ये सब शिक्षक हैं कि स्टूडेंट भी हैं। सर नमस्ते। जो हमारा क्वेश्चन है वो जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है कि जैसे रसिया ने जो यूक्रेन के साथ किया या यूएस ने किसी देश के राष्ट्रपति को अबडक्ट कर लिया, उठा लिया, तो आज अगर हम जियो पॉलिटिक्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पावर जो है वो नैतिकता से बड़ी है। तो क्या आज के परिप्रेक्ष्य में जो गांधी जी की नैतिकता के सिद्धांत हैं वो रिलेवेंट रह गए हैं कि ये ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं सर पूरी तरह से? क्योंकि पावर का ही बोलबाला है सर। पावर का बोलबाला दिख रहा है भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन अगर ये जो तो हमारे बड़े महान संत, ऋषि, मुनि, ज्ञानी पुरुष हुए हैं, आज ही मैं गुरु नानक जी की एक वो पढ़ रहा था, अभी ऊपर बैठा हुआ, अगर इनमें कुछ भी सच्चाई होगी, अगर बाइबल में, कुरान में, गीता में, रामायण में कुछ भी सच्चाई होगी और इन सारे लोगों की वाणियों में, तो एक न एक दिन नैतिकता ही जीतेगी। या अगर मान लीजिए बोलबाला भी रहा, बोलबाला बढ़ रहा है, ये कभी कभी दिखता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा होगा आपको, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा होगा, उसके बाद अब कुछ अरसे के बाद फिर दिख रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब एक तरह से सब हिस्ट्री चलेगी, हिस्ट्री में उत्थान पतन होते रहते हैं, और अगर जनता यानी हम लोग सजग रहेंगे तो नैतिकता बनी रहेगी। हम लोग अगर सो गए, आप जैसे सब, तो और अनैतिकता का बोलबाला और बढ़ता चला जाएगा। ये जो दिख रहा है अभी वर्तमान में, रूस, अमेरिका और यूक्रेन और इज़राइल और फिलिस्तीन और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, ताइवान, ये जो पूरे दुनिया पे जो संकट सा दिख रहा है, ये आज जरूर दिख रहा है और ये चैलेंज है। इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता ये नहीं है कि हम अब क्या मानेंगे कि रावण का राज ही सही था या रावण का करना सही था? क्यों उसका पुतला क्यों जलाते हो? आज आप रावण का पुतला क्यों जलाते हो? अनैतिक था इसलिए ना। और आप राम को क्यों मानते हो? वो नैतिक थे इसलिए ना। तो बढ़ जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ? भाई आखिरी दिन तक तो रावण ही जीतता रहा, मतलब इतनी प्रयास करना पड़ा, राम को कितनी बड़ी यात्रा करनी पड़ी, लंका तक जाना पड़ा, पुल बनाना पड़ा, किन किन लोगों का साथ लेना पड़ा, तो ये प्रयास था। इस प्रयास से उनकी जीत हुई, इन सारे प्रयासों से, और वो सच्चाई पे थे इसलिए जीत हुई। तो ऐसे ही दृष्टांतों को अगर हम सही मानते हैं, या तो कहिए वो झूठा है, और अगर सही है तो हमें ये जानते, अच्छा है कि आप जानते हैं कि अनैतिकता का बोलबाला बढ़ रहा है, पावर का बढ़ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए अब कि हमें करना क्या है, ऐसे में क्या करना है, ऐसे में क्या हम उनका साथ दे देंगे?
जिनका बोलबाला है, बोलबाले के खिलाफ ही तो सत्याग्रह होना चाहिए, व्यक्तिगत निजी सोच का, दिमाग का। और कैसे, वो मैंने आपको शुरू में बताया। मैं एक मोटे रूप से इन बातों का जवाब दे रहा हूं, सैद्धांतिक रूप से। अब तो हो गया। सर गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर। जो गांधी की विचारधारा है या जो गांधी की कार्य पद्धति है, वो थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा था उसके बारे में, लेकिन जो गांधी की हमने कार्य पद्धति पढ़ी या विचारधारा, वो जैसे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें थोड़ा महात्मा गांधी वहाँ से हट गए, या फिर हम नौसेना विद्रोह की बात करते हैं तो वो केवल नौसेना के ही लोगों का था। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो वहाँ भी ऐसा होता है कि हर वर्ग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन में शामिल हुआ था। तो फिर उसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन सा दिखाई देता है गांधी की विचारधारा में। नहीं, वो देखिए, आप ठीक, कुछ हद तक तो ठीक कहते हैं। मैंने शुरू में कहा कि सबका योगदान था थोड़ा थोड़ा, लेकिन जैसे गांधी जी ने चौरा चौरी कांड हुआ, चौरा चौरी कांड तो पता ही होगा आपको, कि उसमें अंग्रेजों को थाने में बंद करके आग लगा के मार दिया। ये गांधी जी के रास्ते के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी लड़ाई अंग्रेज से नहीं है, अंग्रेजियत से है, अंग्रेजी राज के खिलाफ है, उनकी नीतियों के खिलाफ है। तो उन्होंने पूरे आंदोलन को सस्पेंड कर दिया और बहुत नाराज़ी हुई। ये नाराज़ी अभी आप ही नहीं व्यक्त कर रहे हैं, उस ज़माने में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने, इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि गलत किया। गांधी जी पर बहुत आलोचना हुई उस समय, लेकिन अगर आप उसको आज देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि अगर हम भीड़ के हाथों में राज्य तंत्र को सौंप देंगे, भीड़ के हाथ में जो कानून नहीं माने और कुछ भी कर दे, फिर आप कभी भी देश बना नहीं पाएंगे, राज्य चला नहीं पाएंगे। राज्य तंत्र के लिए कानून और कानून की मान्यता बहुत ज़रूरी है। और अंग्रेज को भी हमें मारने की ज़रूरत नहीं थी, यही तो दिखा दिया उन्होंने कि बगैर मारे उन्होंने जीत लिया सारा कुछ। तो ये जो आपको दिखता है ना कभी कभी, वो नौसेना विद्रोह हुआ तो हुआ ना, उसको कौन कंडेम कर रहा है? उसको कंडेम नहीं कर सकते। वो अपने कारणों से हुआ, ये बात सच है, अपने कारणों से हुआ। अपने कारणों से तो 1857 भी हुआ। अगर रानी लक्ष्मीबाई की रियासत को अंग्रेज नहीं छीनते तो वो क्यों खड़ी होती? तो ये कारण सब मिल करके एक साथ एक इतिहास की धारा बन जाते हैं और इतिहास फिर उसी तरफ चल बैठता है। और पीपल्स मूवमेंट जो होता है ना, जन आंदोलन, ऐसे ही बनते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से बन जाते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने करोड़ों देशवासियों को के मन से डर निकाल दिया। और आप उन फिल्मों को देखो जो अंग्रेज़ों ने बनाई है, ये फिक्शन फिल्म नहीं, डॉक्यूमेंट्री। जब सॉल्ट मार्च हुआ है, नमक सत्याग्रह, उस दिन 16,000 औरतें खड़ी हो गई थी अंग्रेज के सामने। कई लोग 24,000 बोलते हैं। और अब उसको देख करके अंग्रेज दंग रह गया था कि हिंदुस्तान की औरतें और पुलिस के सामने खड़ी हो जाएं, अंग्रेज के सामने। उस धसमाना सॉल्ट फैक्ट्री, क्यों अरुण जी, धसमाना ही नाम था ना, धरसाना, मुंबई के पास धरसाना की सॉल्ट फैक्ट्री है। और वहाँ गांधी जी ने मैसेज भिजवाया कि देखो मैं जेल में हूँ, मैं हूँ, लेकिन अब सरोजनी नायडू उसको लीड करेंगी। अंग्रेज मारेगा, सिर पे हाथ नहीं रखना है, नंगे सिर जाओगे और एक हाथ बचाव में भी नहीं उठना चाहिए, तुम्हारी पहचान ये है। तो जब धरसाना का सॉल्ट फैक्ट्री में सत्याग्रही जाते थे टुकड़ी बना के, 4 की, 6 की, 10 की, तो सामने अंग्रेज की फौज खड़ी रहती थी और वो उनकी लाठियों में नीचे लोहा लगा रहता था। अब भी आपने कभी कभी देखा होगा, वो लोहे वाली लाठी सिर पे मारते थे। किसी का हाथ अगर खड़ा हो गया बचाने में तो कहते थे कि नहीं, गलत काम किया, ऐसे जाओ हिम्मत के साथ। सिर फटता था, खाई में फेंक दिए जाते थे। वहाँ नीचे खाई बना रखी थी, खाई में फेंक दिए जाते थे। सत्याग्रहियों का एक जत्था उनको उठा करके पास के टेंट में जो बना हुआ अस्पताल था वहाँ ले जाके उनकी, उसमें कई लोग मारे गए उन चोटों से। ये हिम्मत एक साम्राज्य के खिलाफ गांधी ने पैदा की, किसी और ने नहीं।
बंदूक का जवाब बंदूक से नहीं होता कि अगर साम्राज्य सामने खड़ा है फौज तो हम चले जाएंगे निहत्थे होके। इससे देश बना है। ये आज जो भारत का लोकतंत्र है इन कारणों से है। अगर इसको अभी जो कह रहे थे ना ये सज्जन कि अनैतिकता का बोलबाला है, नैतिकता को स्थापित करना बड़ी चीज है। इसलिए गांधी जी पहले कहते थे गॉड इज ट्रुथ, बाद में बदल दिया उन्होंने, बाद में कहते थे ट्रुथ इज गॉड। इसको कभी गंभीरता से आप पढ़ना और सोचना कि ट्रुथ इज गॉड का क्या मतलब होता है, और ट्रुथ क्यों, ट्रुथ माने ट्रुथ का क्या मतलब होता है। तो जब ट्रुथ का मतलब आपकी समझ में आएगा तो सारा धुंध छट जाएगा दिमाग से। मैं गांधी जी की तरफ से बोल रहा हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि वो उनका योगदान दुनिया के लिए बहुत बड़ा था। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं विस्तार में चीज़ें नहीं बता रहा हूं आपको, उसके लिए मुझे मेरे साथ अलग बैठना पड़ेगा क्योंकि सारे लोग हैं फिर वो डिटेलिंग में फंस जाएंगे। यस सर। नमस्कार सर। सर मेरा नाम अमन शिवरे है। आप शिक्षक हैं कि विद्यार्थी? स्टूडेंट हूँ। अच्छा स्टूडेंट। सर मेरा सवाल ये था, जैसे आपने बोला कि गांधी जी का जो कैरेक्टर है बड़ा ट्रांसपेरेंट रहा है। आपने बोला कि उनके रोमांस के बारे में उन्होंने लिखा है, तो सर जिस तरह से उन्होंने अपने रोमांस के बारे में लिखा है और हम उनके बारे में इतने सम्मान से बात कर रहे हैं कि स्टेज पे खड़े होकर, अगर हम इमेजिन करें कि कस्तूरबा गांधी अगर उनका कोई अफेयर रहा जैसे गांधी जी की तरह रहा है और वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से लिखती, तो क्या जिस सम्मान से हम गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं क्या उस सम्मान से कस्तूरबा गांधी के बारे में बोला जाता? मैं तो बोलता, क्योंकि इस देश में सीता माता से अग्नि परीक्षा मांगी गई, जबकि वन दोनों लोग गए थे, श्री राम जी भी और सीता माता भी। देखिए ये आख्यान जो है ना, ये महान कथाएं हैं अपने पास, इसको पूरे पर्सपेक्टिव में समझना चाहिए। अगर कोई भी आदमी, कोई भी स्त्री पुरुष अगर अपने मन की सच्ची बात को कह देता है तो वो स्तुत्य है, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत है कि मन की बात को उसने कह दिया। कोई कस्तूरबा करती तो ठीक था, उसमें क्या दिक्कत है, गलत बात सही अलग बात है, लेकिन उसने मन की बात तो कही। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात शायद आपको पता भी नहीं होगी जो मैंने कही गांधी जी के बाबत। और भी बहुत सी बातें हैं जो आपके मन में बैठी हुई हैं, उस पर कभी सफाई होनी चाहिए। ये बहुत कहा जाता है सर, आप आ जाइए तो खत्म करें उसको। सर ये बहुत कहा, हाँ प्लीज़ सर। मुझे केवल दो बातें, सर की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं इनसे काफ़ी सहमत हूँ। मेरी उम्र करीब, मैंने भी काफ़ी समय गांव से और कई जगह होते हुए आया हूँ, लेकिन मेरे पिताजी एक बात कहते थे कि देश काल परिस्थिति को अगर तुलना किए बिना, अगर हम मतलब उस चीज़ को साथ में तुलना किए हुआ किन्हीं पुरानी बातों की तुलना आज मतलब आगे कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, तो कोई बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं। मेरे पिताजी ने मुझे बताया, वो मैं बता रहा हूँ, और मैं उसको बहुत अग्री भी करता हूँ कि वो समय अलग था, आज समय अलग है। तो उन परिस्थितियों को आज हम करें, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पावर को डिटीरिएट हम सब ने देखा है कि पिछले काफ़ी समय से कितना अनैतिकता हुई है। मैंने तो नैतिकता नेताओं में देखी है। मैं दारुल सफ़ा लखनऊ में रहा हूँ, मैं उनके बहुत करीब रहा हूँ, उनमें बहुत नैतिकता देखी है। आज नैतिकता समाज से भी ख़त्म हो गई और हो रही है, ख़त्म हो रही है, बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही है। और नेताओं की तो बात ही क्या करनी, वो आप बखूबी समझते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि पुरानी बातों से आज के समय में तुलना करके मतलब मेरे समझ से बुद्धिमत्तापूर्ण मेरे हिसाब से नहीं है, जो मेरे पिताजी ने कहा था। नहीं, आपके विचार का मैं पूरा आदर करता हूँ। आप अपनी सोच के लिए स्वतंत्र हैं और उस पर टिके रहिए, लेकिन सोचते रहिए। मैं भी आपकी बात पे सोचूंगा, लेकिन मैं टिका हूँ अभी, क्योंकि आपको अनुभव है, ज़रूर मैंने मान लिया कि अनुभव है। अगर पुरानी बात को हम नए समय में देखेंगे नहीं, तुलनात्मक रूप से उसका अध्ययन नहीं करेंगे, तो फिर तो आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ जाएंगी। क्योंकि ये जो गीता लिखी हुई है, रामायण लिखी हुई है, ये सब भी तो बहुत पुरानी है। आजकल तो नई चीज़, अगर फिर नई गीता बनाओ तो नई गीता बननी चाहिए। वही तो मैंने शुरू में कहा कि आपका आचार्यत्व तो यही है कि आप नए समय में, नई परिस्थिति में नया भाष्य बनाएं। ये तो मैंने शुरू में ही कहा, बनाइए नई गीता बनाइए, छोड़िए कृष्ण जी की गीता को।
लेकिन फिर भी आप उसको सोचना। सर 5:17 होने वाले हैं। मेरा कोई मतलब ये नहीं है कि मेरी बात को आप मानिए। मैंने अपनी बात कह दी, आप अपनी बात जो आपकी है उसको ठीक रखिए। परम आदरणीय संस्थापक कुलाधिपति महोदय, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ हमेशा, और विद्यार्थी के रूप में अपने को मानता हूँ। ये गुरु शब्द का कम ही इस्तेमाल करता हूँ, और मेरे को अंग्रेजी शब्द जो उसका पर्यायवाची नहीं है लगभग, वाइस चांसलर भी गाड़ी पे वही लिखवाया, कुलगुरु पहले लिख गया था, उसे हटवाया। क्योंकि जिस संस्कृति में हम रहते हैं उसमें ये गुरु शब्द का उपयोग जैसे आचार्य शब्द का है, ऐसे गुरु शब्द का भी विवेचन करना चाहिए, और किस संदर्भों में इसका इस्तेमाल किया गया है और किया जाता है वो सबको समझना चाहिए। इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। सरकारी परिदृश्य है तो उसमें भले ही इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें आपत्ति होती है कई चीज़ों से। चर्चा 3 दिन पहले की है, जैसा कि आदरणीय सर ने बताया। चर्चा कुछ अलग तरह की थी। उस परिप्रेक्ष्य में आज का जो संवाद हुआ है वो है, चर्चा थी एआई के बारे में, चर्चा थी शिक्षा के भविष्य के बारे में। इस एआई के युग में जो विश्वविद्यालय है उसका रिलेवेंस, उसकी प्रासंगिकता कैसे बची रहे। किसी भी विद्यालय की, किसी भी शिक्षा संस्था की, चाहे वो विश्वविद्यालय ही क्यों, स्कूल भी उसमें आते हैं। क्योंकि जो इन्होंने प्रश्न पूछा कि जो एआई गूगल, ठीक है, उसमें इतना बड़ा झंझावात इस समय आया हुआ है, जो आप पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, और ये प्रश्न उठा कितना सत्य माने। और शिक्षकों के सामने और बड़ी चुनौती है। जब मैं पीबीएल की बात करता हूँ, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, उस चर्चा में मेरे साथ माननीय कुलाधिपति महोदया भी थी, प्रो चांसलर सर थे, तो चर्चा काफ़ी, और जीओआई डायरेक्टर मैडम भी थी उस चर्चा में। हम सब लोग बैठे हुए थे और बारिश हो रही थी 3 दिन पहले, उस बैकग्राउंड में, उस बैकड्रॉप में। तो इनका आगे का स्वरूप क्या होना चाहिए, और जो एज ए शिक्षक कई लोग जो अपनी दुविधा रखते हैं, अपनी झुंझलाहट बताते हैं। हम जैसे लर्निंग का सर ने कहा, अपने सभी सेंसेस को खुला रखें, और सेंसेस को से जो भी आ रहा है उसका बाद में बैक एंड पे विश्लेषण करें। सेंसेस के साथ साथ एक और चीज महत्वपूर्ण है, अनुभव। तो जो सेंसेस से आ रहा है उसके एक और कदम उधर जाकर हम एक्टिवली इन्वॉल्व हैं उसके अनुभव में, तो सेंसेस में आने वाली चीज़ें और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती हैं और हम बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं। पूरी शिक्षा व्यवस्था का पिछले 200 साल से लगभग ये चल रहा है कि इसे अनुभवजन्य बनाया जाए। अब अनुभवजन्य जब बनाना है, स्कूल में जो हमारे विश्वविद्यालय के जो टीचर्स हैं बड़े सुंदर से प्रोजेक्ट कंसीव करते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे इस तरह से काम देंगे तो बच्चों की लर्निंग बढ़ेगी। एक विश्वविद्यालय और से मैं हाल देख के आ रहा हूँ, उससे कहा कि आपको प्रोजेक्ट करना है, आपको ये करना है, तो बाहर यादव फोटोकॉपी बना हुआ है, वहाँ फोटोकॉपी में कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए। जैसे हम घटनाओं की शॉपिंग कर रहे थे ना अभी, कि ये इवेंट शॉपिंग बोलते हैं, जो सर ने कहा ना कि पूरे परिदृश्य, पूरा पर्सपेक्टिव देखिए। हमने गांधी जी की 1 घटना पकड़ी, 2 घटना पकड़ी, पता नहीं कितनी सत्य है, उससे गांधी जी का पूरा विवेचन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये इवेंट शॉपिंग जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सेंसेस को, समझने की प्रक्रिया को, उसको सब चैलेंज करती है।
कंप्लीट पर्सपेक्टिव, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए और हर चीज़ पे खुल के चर्चा होनी चाहिए। तो जो बैकग्राउंड था वो था इस एआई के युग में जो टीचर्स हैं, अब वो यादव फोटोकॉपी की जगह अभी वो यादव फोटोकॉपी तो मोबाइल में ही आ गई है। वो प्रोजेक्ट उसमें डाला और कुछ ही क्षणों में संसार के सभी रिसोर्सेज को वो जिससे वो सीखा हुआ है, ट्रेन हुआ है, वो बच्चों के लिए प्रस्तुत कर देता है। और बच्चे 5th क्लास के, चर्चा ये हुई, ऑनरेबल चांसलर मैम ने कहा सर वो 4th क्लास में भी लेके आने लगे, अपना मैथ्स का होमवर्क भी उसमें डाल देते हैं और वो फिर निकल के आ जाता है उसका आंसर। ग्रेजुएशन के बच्चे भी यही कर रहे हैं। अब उन बच्चों से, जैसे बच्चा थोड़ा सा नाराज था, हो रहा था गांधी जी की चर्चा प्रासंगिक है नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। अब इस सब समग्र में आप समझ रहे हो जितना भी आप करना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम करना चाह रहे हैं, ये चीजें अलग दिशा में जा रही हैं। इसमें एग्जिस्ट कैसे करें? बात होती है बच्चों में क्या डेवलप किया जाए, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये कहाँ हो रहा है? केवल एक प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं और आके मेरे सामने बहुत सारे शिक्षक बैठे हुए हैं, श्याम आकाशी जी बैठे हैं या और लोग बैठे हैं, वहाँ मानी मैम रिपोर्ट लिखेंगी अभी नाक की बड़ी सी, वो हो नहीं पा रहा है। इसका तरीका क्या है? मैंने या और भी जो चर्चा चल रही थी उसमें ये चल रही थी कि हम बच्चों के साथ ये करें ये करें। एक चर्चा का बिंदु ये भी आया, शिक्षकों से के साथ संवाद क्यों नहीं होना चाहिए? शिक्षकों जो हमारा माध्यम है, हम उससे हर माह एक संवाद अलग अलग विषयों पर, जैसे हमने सहस्त्र धारा शुरू की है, उसी तरह से एक संवाद का प्लेटफॉर्म हो जिसमें इन चुनौतियों पे चर्चा हो और शिक्षा को एक ब्रॉड बेस्ड बनाने की बात हो, जहां चर्चिल पे भी हम बात करें, भोजन पे भी हम बात करें, हम अपने इतिहास पे भी हम बात करें, रहन सहन पे भी बात करें, यहाँ के पुराने ज्ञान परंपरा पर भी हम बात करें। मूल जो ह्यूमैनिटीज है, अगर बच्चे को परफॉर्मिंग, लिखने की बजाय हम परफॉर्मेंस की तरफ जितना जितना लेके जाएंगे, वही एकमात्र कुंजी है इस एआई के युग में बच्चों को तैयार करने की। फिर मुझसे आके इन्फोसिस का सीनियर मैनेजमेंट ये नहीं कहेगा सर केवल एक वाक्य वो बोल देता, मैं सिलेक्शन कर लेता। ऐसे 25 सिलेक्शन डिनाई हुए कि वो एक वाक्य सही नहीं बोल पाया। अभी हाल में जब फीडबैक लिया गया, एक वाक्य अंग्रेजी का सही लिख देता तो उसका रिटर्न में सिलेक्शन हो जाता। चुनौती बहुत गंभीर है। हम परफॉर्मेंस की तरह से इन चीजों को जानना, इस समग्र को जानना, जिस परिस्थिति में हम हैं और उससे रिलेट नहीं करना। चर्चिल, एक चर्चा चली, कितने लोगों को पता है चर्चिल के बारे में, कितना देखा है, और ये बड़ा सुखद संयोग बना। दूसरे तरह से घटना दुखद थी, सुखद संयोग ये बना कि एक गांधी के एक बहुत बड़े अध्येता को आज सुनने का भी मौका मिला। इससे बड़ा सार्थक और किस तरह से 31 जनवरी को, 30 जनवरी को याद करना होगा, जो दुखद घटना 5:17 पे हुई। तो ये जो परिप्रेक्ष्य है, परिदृश्य है, इसको समझना, इस बैकग्राउंड में ये सब चर्चा हुई। चर्चिल को पढ़ना, गांधी को पढ़ना, मैं एक वाक्य से उद्वेलित हूं सुबह से, और वो वाक्य पता नहीं, ये भी सुखद संयोग है, उस चर्चिल की चर्चा अभी सर ने यहाँ पे आके छेड़ दी। उसने जब संवाद किया संसद में, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था दिन में ही, कहीं जा रहा था मैं, चर्चिल ने कहा था इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट इज जस्ट अ पॉपुलेशन। संसद में संवाद है, लेकर लेबर पार्टी का वो सांसद था उस समय,
अभी 10 दिन पहले मैंने उसकी डॉक्यूमेंट्री देखी है, वो घर पे तैयार हो रहा है और बड़ा अजीब तरीका का उसका रहना सहना था। पता नहीं आपने देखा था कि नहीं, उसे सम्राट पूछ रहे थे, यार सामने बैठे हुए तुम दिन में भी पीते हो? और वो दिन में भी बैठ के हाँ मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, मेरे लिए सब चलता है। और अगर वो रहता, अगर वो हट गया था, चुनाव हो गए, दूसरी सरकार आ गई, इसलिए भारत को आज़ादी मिल गई, वो उनके लिए एक महान नेता थे और उस दृष्टि से किया भी होगा उन्होंने। इट इज़ नॉट जस्ट अ नेशन, इट इज़ जस्ट अ पॉपुलेशन। ये घन की तरह मेरे दिमाग पे बार बार बज रहा था। 3 घंटे पहले मैंने ये आर्टिकल उस पर पढ़ा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों की बात आज चर्चा हुई और बड़े एक बुलेटेड पॉइंट्स के बारे में, इसमें विस्तार में तो गए ही नहीं है। और विस्तार में ले जाने का अब जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है, वो मनीष जैसल जी उसको सहस्त्र धारा के रूप में आगे लेके जाएंगे। ये AI की चुनौती छोटी नहीं है, ये केवल विद्यार्थियों को इफेक्ट नहीं कर रही है, ये हम टीचर्स को भी इफेक्ट कर रही है। आज की तैयारी करनी है, क्या क्या बिंदु रखने हैं, वो लाए, अपना AI चैटबॉट है और सबको पता है, और टीचर्स स्टूडेंट्स को मना करेंगे आप ये मत यूज करो, और खुद भरपूर करके यूज कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल था इस पर। तो मोटे तौर पर जितने भी बिंदु हैं, और आचार्य की जो परिभाषा भाष्य वाली है, अब कॉन्टेक्चुअली आप उसको, यहाँ पे तमाम डीन बैठे हैं कि सर अब वो भाष्य स्कोपस वाले हो गए हैं। अगर स्कोपस में नहीं लिस्टेड है वो 3 ग्रंथ, तो कोई मानेगा नहीं उन भाष्यों को। तो कॉन्टेक्चुअली उसको एक्सप्लोर करना, नए नॉलेज को क्रिएट करना, ये न्यू नॉलेज क्रिएशन, ये विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका है। न्यू नॉलेज हमेशा अलग अलग डोमेन के, पहले भी कह चुका हूँ, फ्रिंजेस पर पैदा होती है। तो सभी डोमेन के यहाँ पर टीचर्स बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात अंत में जो हमने जो प्लेटफॉर्म चुना, चर्चा तो बहुत सारी हैं और बहुत सारी की जा सकती हैं। सैनिक वाली बात पे एक थोड़ा सा कहूँगा और फिर हम इस पर आएंगे, और फिर मैं अपना वो धन्यवाद सर को, धन्यवाद अच्छा भी नहीं लगता है, आदरणीय शब्द कह रहा था वो भी ठीक नहीं लग रहा होगा। 1857 के गदर के बाद रेशियो बदल दिया था अंग्रेजों ने। पहले 4 हिंदुस्तानी थे, 1 अंग्रेज था। गदर के बाद 4 अंग्रेज हो गए, 1 हिंदुस्तानी हो गया। माइनॉरिटी में आपको रख दिया, जब आप मेजॉरिटी में थे तब तो किया था आपने गदर। माइनॉरिटी में रखने के बाद इट वाज जस्ट टू कीप इंडियंस इन चेक। जो बात गरीबी की है वो सब है, वो भी एक उसका एक पर्सपेक्टिव है। बट द रेशियो इमीडिएटली चेंज आफ्टर 1857, जिसको वो गदर कहते हैं, हम स्वाधीनता संग्राम कहते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है, जो मन की बात है, ये 16वीं शताब्दी के बाद चलती रही बुद्धि की बात। बुद्धि से सत्य की, जिस सत्य की बात हो रही है कि सत्य ही ईश्वर है। 18वीं के बाद पहली बार माना विश्व के फिलोसोफर्स ने कि सत्य को केवल बुद्धि से नहीं, मन से, मन भी एक खिड़की है सत्य को जानने की। और ये मन की खिड़की में हम 45 लोगों को सुन चुके हैं। उसको फिनोमेनोलॉजी कहते हैं, फिनोमेनोलॉजिकल ट्रेडिशन ऑफ फिलॉसफी, जो मन की बात करता है। मन की खिड़की से भी सत्य को जाना जा सकता है, बुद्धि की खिड़की थोड़ी अपर्याप्त है इसके लिए। साइकोलॉजी और वेस्टर्न फिलोसोफर्स बहुत सारे मन और बुद्धि में कोई अंतर नहीं करते हैं। और ये सुखद एक और संयोग है, मैंने रंजीत जी से बात की, इसको मीटिंग ऑफ माइंड्स के रूप में करेंगे, जो सर का व्याख्यान होगा। हम आगे भी मिलते रहेंगे। और सर से जो एक लीडरशिप पे जो बात हुई थी, लीडरशिप एक्चुअली इट इज़ अ जस्ट नॉट टू लीड, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑल्सो। तो हमारे लिए जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, हमने सबको सुना, लेकिन ये मंच अब आपके लिए है। आगे के लिए आप सोच लीजिए हमको किन विषय में और किस चर्चा करनी है और किस दिशा में जाना है। तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देने की कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से और अपने शिक्षकों की तरफ से और विद्यार्थियों की तरफ से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।